मिस्र दुनिया भर में अपने पिरामिड्स के लिए मशहूर है, लेकिन इस देश में प्राचीन दौर की कई रहस्यमयी वस्तुएं दफन हैं। मिस्र में रहने वाली प्राचीन सभ्यताओं को बहुत ही आधुनिक और बुद्धिमान माना जाता है, जिन्होंने पिरामिड जैसे अविश्वसनीय कंस्ट्रक्शन को बिना किसी मशीन या एडवांस टेक्नोलॉजी के पूरा किया था। लेकिन आज हम आपको मिस्र के रेगिस्तान में खोजी गई रहस्यमयी नावों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके रहस्य को सुलझाने में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को कई साल का समय लगा था। मिस्र की प्राचीन सभ्यता के सबूत। मिस्र का एक बड़ा इलाका रेत से ढका हुआ है, जहां दूर दूर तक इंसानी सभ्यता देखने को नहीं मिलती है। इस तरह के रेगिस्तान में आमतौर पर आंधी तूफान आते रहते हैं और ऐसा ही एक तूफान साल 1988 में मिस्र की राजधानी कायरो से 550 किलोमीटर दूरी पर अबाइडोस के रेगिस्तान में आया था, जिसने मिस्र में रहने वाले प्राचीन लोगों की जिंदगी से जुड़ा एक अहम सुराग सामने लाने में मदद की थी। उस तूफान की वजह से रेत उड़कर कई किलोमीटर दूर तक जा पहुंची थी और जब तूफान शांत हुआ तो आम लोगों को रेगिस्तान में कुछ अजीब सी चीजें दिखाई दी। पहली नजर में ये चीजें बेहद प्राचीन लग रही थी, लेकिन स्थानीय लोगों को नहीं पता था कि ये वस्तुएं उनके पूर्वजों के जीवन से जुड़ी हो सकती हैं। साल 1991 में जब पुरातत्वविदों को पता चला कि मिस्र के रेगिस्तान में अजीबोगरीब वस्तुओं को देखा गया था, तो उन्होंने तुरंत उस जगह का दौरा करने का फैसला किया। लेकिन जब पुरातत्वविदों की टीम उस जगह पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उन विशालकाय वस्तुओं का आधा हिस्सा रेत से बाहर निकला हुआ है और आधा हिस्सा रेत में ही दफन है। अगर खुदाई की जाती तो रेत में दफन हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता था या फिर वो पूरी तरह से नष्ट हो सकते थे। तो पुरातत्वविदों ने खुदाई करने के बजाय पहले ये पता लगाया कि रेत में क्या चीज दफन है। तो उन्हें रिसर्च से पता चला कि रेत में दफन वस्तु असल में एक नाव है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस जगह पर एक या दो नहीं बल्कि कुल 14 नावों को रेत के अंदर दफन किया गया था, जिसकी वजह से पुरातत्वविदों की इस विषय में रुचि बढ़ती जा रही थी और उन्हें इस मामले की तह तक पहुंचना था। पुरातत्वविदों को लग रहा था कि शायद प्राचीन काल में इस जगह पर कोई नदी बहती होगी और नदी के किनारे मिस्र की प्राचीन सभ्यता रहती होगी। लेकिन बीतते समय के साथ नदी का पानी सूख गया होगा और इस वजह से स्थानीय लोग अपना घर छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले गए होंगे। वहीं बिना पानी के नाव को अपने साथ नहीं ले जाया जा सकता था, लिहाजा वो लोग अपनी नावों को जमीन में दफन कर गए थे और बाद में उस जमीन को रेत ने ढक दिया और पूरा इलाका रेगिस्तान में तब्दील हो गया। लेकिन पुरातत्वविदों का ये अंदाजा उस वक्त गलत साबित हुआ जब उन्होंने जमीन में खुदाई करके नावों की जांच की। जांच के दौरान पता चला कि उन सभी नावों को जमीन में ताबूत के अंदर दफन किया गया था, जिसके लिए नाव के चारों तरफ पत्थर की एक दीवार तैयार की गई थी और फिर पत्थर से बने ताबूत के अंदर नावों को दफन किया गया था। इतना ही नहीं, वो सभी 14 नाव एक लाइन में दफन थी, जिससे ये पता चलता था कि नावों को जानबूझकर इस तरह से दफन किया गया था और उसके पीछे पलायन असल वजह नहीं थी। दरअसल पलायन करने वाले लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता है कि वो अपने द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों को जमीन में इतनी शिद्दत के साथ दफन कर सके। अगर वो लोग चाहते तो नावों को यूं ही छोड़कर भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। जब वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों की टीम ने सोनार टेक्नोलॉजी की मदद से उन नावों के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला कि उन नावों का असल साइज 70 से 75 फीट के आसपास था और वो खास तरह की नाव थी। प्राचीन मिस्र में रोइंग वेसल्स नाम की नाव का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता था, जिसे चलाने के लिए कम से कम 30 लोगों की जरूरत पड़ती थी। इस नाव में बैलेंस बनाते हुए एक साथ बल लगाना पड़ता था, जिससे नाव बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती थी और इसकी मदद से कम समय में लंबी दूरी को तय किया जा सकता था।
वहीं कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से जब नाव की उम्र का पता लगाया गया तो पता चला कि वो नाव 3000 BC यानी आज से लगभग 5000 साल पुरानी थी। इस तथ्य के सामने आने के बाद वैज्ञानिक और भी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि ये नाव मिस्र में पिरामिड से भी ज्यादा पुरानी थी। पुरातत्वविदों के सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या मिस्र में पिरामिड बनाने वाले लोगों से पहले भी कोई सभ्यता रहती थी, और अगर वो लोग सच में अस्तित्व में थे तो वो अचानक से कहाँ चले गए और उनके बारे में इतिहास में कुछ क्यों नहीं मिलता है। ये भी एक सवाल था कि उस दौर में इन नावों को क्यों बनाया गया और फिर उन्हें क्यों मिट्टी में दफन कर दिया गया, जबकि सभी नावों का डिजाइन और आकार लगभग एक जैसा दिखाई देता था। नाव बनाने के लिए बेहतरीन लकड़ी और रस्सी का यूज किया गया था, जिससे ये पता चलता है कि नावों के असल मालिक कोई सामान्य लोग नहीं थे। पुरातत्वविदों ने ये निष्कर्ष निकाला कि शायद ये सभी नाव मिस्र के किसी राजा की रही होंगी, जो सफर और व्यापार करने के लिए इतनी महंगी और शानदार नावों का यूज करता था। लेकिन पुरातत्वविदों के सामने अभी भी ये सवाल था कि आखिर ये सभी नावें रेगिस्तान के बीचों बीच कैसे आई और उन्हें इस तरह से जमीन में क्यों दफन किया गया था। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुरातत्वविदों की टीम ने रेगिस्तान में दूसरे इलाकों में जाकर खोजबीन करना शुरू कर दिया था। तभी उन्हें नावों की कब्र से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक विशालकाय स्ट्रक्चर मिला था। ये स्ट्रक्चर काफी हद तक डैमेज हो चुका था और पहली नजर में किसी धार्मिक स्थल की तरह लग रहा था। उस जगह पर दीवारों में कुछ चित्र बने हुए थे, जिन्हें देखकर ये लग रहा था कि आम लोग अपने राजा को भगवान मानते थे और उनकी पूजा करते थे। उस जगह पर कुछ टूटे फूटे बर्तन और कुछ दूसरी चीजें मिली थी, जिसके बाद पुरातत्वविदों ने सभी चीजों को कार्बन डेटिंग प्रोसेस के लिए लैब में भेज दिया और पता चला कि वो सभी वस्तुएं भी आज से लगभग 5000 साल पुरानी थी। इस जांच से पता चल गया था कि नाव और उस धार्मिक स्थल का आपस में कोई न कोई संबंध जरूर था। वहीं जब इस मामले में ज्यादा रिसर्च की गई तो नावों की कब्र से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पुरातत्वविदों की टीम को मिस्र के राजा की कब्र मिल गई थी। राजा की कब्र मिलना पुरातत्वविदों की टीम के लिए किसी खजाने से कम नहीं था, क्योंकि इस कब्र के मिलने के बाद ये साफ हो चुका था कि उन नावों और धार्मिक स्थल का सीधा संबंध मिस्र के राजा के साथ था। राजा की कब्र के पास ही कुछ दूसरी कब्रें भी थी, जिसमें राजा के करीबी नौकर, रिश्तेदार, बर्तन, खाने पीने की चीजें और जेवर थे। इस खोज के पूरा होने के बाद पूरी कहानी पुरातत्वविदों को समझ आ गई थी, क्योंकि प्राचीन मिस्र में राजा की मृत्यु के बाद उसे बहुत ही मान सम्मान के साथ जमीन में दफन किया जाता था। दरअसल मिस्र के लोग पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं, जिसमें मृत्यु के बाद इंसान का एक नया सफर शुरू होता है। इस सफर को पूरा करने के लिए राजा को कपड़ों से लेकर गहने, खाने पीने की चीजें, नौकर और यात्रा करने के लिए नाव की जरूरत होती है। इसलिए इन सभी वस्तुओं को राजा की कब्र के पास ही दफन कर दिया था। पुरातत्वविदों का मानना है कि जब राजा की मृत्यु हुई थी तो उसकी प्रजा और चाहने वाले लोगों ने राजा को पूरे सम्मान के साथ जमीन में दफन कर दिया था। इसके बाद उन लोगों ने कब्र से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक धार्मिक स्थल बनाया, जहां वो अपने राजा की भगवान की तरह पूजा करते थे और सामाजिक रूप से इकट्ठा होकर खाना खाते थे। उन लोगों ने उसी धार्मिक स्थल पर राजा के लिए बेहतरीन नाव बनाकर तैयार की थी, ताकि राजा को मृत्यु के बाद दूसरी दुनिया की यात्रा करने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए उन लोगों ने पहले नाव बनाई और फिर जमीन में गड्ढा करके पत्थर और मिट्टी की मदद से पक्के ताबूत तैयार किए थे, जिनके अंदर राजा की नावों को दफन किया गया था। इतना ही नहीं, नाव की कब्र पर ऊपर से सफेद चूना लगाया गया था, ताकि जब सूरज की रोशनी चूने पर पड़े तो नाव की कब्र चमकने लगे और उस जगह के आसपास से गुजर रहे लोगों को वो कब्र आसानी से दिखाई दे जाए।
इस तरह का सफेद चूना या पेंट पहले पिरामिड के ऊपरी हिस्से पर भी किया जाता था, जिससे सूर्य की रोशनी टकराती थी और पिरामिड को ज्यादा दूरी से चमकते हुए देखा जा सकता था। लेकिन बीतते समय के साथ ये चूना या सफेद रंग गायब होता चला गया था, जबकि नाव की कब्र के ऊपर भी चूने के अवशेष ना के बराबर देखने को मिलते हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि इन नावों को ठीक उसी तरह से दफन किया गया था जिस तरह से इंसान के मृत शरीर को दफन किया जाता था, और कब्र का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है। लेकिन मौसम में परिवर्तन और रेगिस्तान के भयानक तूफान की वजह से इन कब्रों के ऊपर रेत की मोटी परत इकट्ठा हो रही थी, जिसकी वजह से कब्रें पूरी तरह से रेगिस्तान में दफन हो गई थी। वहीं इस जगह पर बाद में बसने वाले लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि रेगिस्तान में एक राजा की कब्र, धार्मिक स्थल और प्राचीन नाव दफन है। शायद ये रहस्य कभी सुलझ भी नहीं पाता अगर साल 1988 में रेगिस्तान में भयानक तूफान न आता। वर्तमान समय में इस जगह को अबायडोस बोट्स के नाम से जाना जाता है, जबकि उस धार्मिक स्थल को भी पर्यटकों के लिए खोला जा चुका है। हालांकि रेगिस्तान में दफन नावों को बाहर नहीं निकाला गया है, क्योंकि ऐसा करने पर नाव टूटकर नष्ट हो सकती है। लिहाजा जो लोग मिस्र घूमने के लिए जाते हैं वो रेगिस्तान में दफन इन नावों को उनकी कब्र के साथ ही देख सकते हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि मिस्र के रेगिस्तान में इस तरह की दूसरी कब्रें और वस्तुएं दफन हो सकती हैं, क्योंकि प्राचीन मिस्र के लोग दूसरे जन्म को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थे और इसलिए कीमती चीजों को जमीन में दफन करने की परंपरा का पालन किया करते थे। तो संभव है कि आने वाले कुछ सालों में मिस्र में इस तरह की कोई नई चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ सकती है। लेकिन नावों की इस गुत्थी को सुलझाने में पुरातत्वविदों की टीम को लगभग 20 सालों का लंबा समय लग गया था। वहीं इस बात में भी कोई शक नहीं है कि मिस्र के लोग प्राचीन दौर से ही इतने कलात्मक हुआ करते थे कि वो पिरामिड से भी पहले नाव का आविष्कार कर चुके थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि रेगिस्तान के बीचों बीच पुरातत्वविदों को ऐसा क्या मिला था जिससे उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।